कहा कि मैं आगे विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा, ये संकल्प करता हूं। मेरा कहना को उसका संकल्प पूरा ही कर दो भाई। जब नहीं जाना तो क्यों जाना, फिर नहीं जाना, जरूरत नहीं है। और जब रहा भी है, मेरा तो 6.25 साल का उनके साथ अनुभव है, क्योंकि अब 8-9 महीने से रिजाइन करके बैठा। उस 6.25 साल में बहुत से हमने घोषणाएं की, बहुत से हमने काम कराए, लेकिन उस भले आदमी ने आके ये नहीं कहा कि हमारा काम ये एक रह गया, इस काम को करा दो। इस इलाके के काम भले हमने 7 साल में 700 करोड़ के कराए, अगर कहीं कोई और विधायक ऐसा होता जो हमारे साथ जुड़ा हुआ होता तो 700 नहीं 1400 करोड़ के काम होते, या 1400 करोड़ के। अब हमने पिछली बार चुनाव में, ठीक है जीत हार में फर्क तो 49-51 का 2 का ही होता है। राजनीतिक गणित 49 माने 0, 51 माने 100। अब अंतर भले इतना थोड़ा सा ही था, पिछली बार भी ज्यादा नहीं था, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यहां के लोगों ने हमें वोट दिए नहीं। उस समय भी बहुत बड़ी संख्या में वोट दिए, लेकिन इस बार इतने वोट देने हैं। पिछली बार क्योंकि हर आदमी कहता है मैं जिसको वोट दे रहा हूं सरकार उसकी बनेगी, तो यहां जिसने इनेलो को वोट दिए, अभय सिंह को वोट दिए, उन्होंने सोचा शायद उनकी सरकार बनेगी, और रह गए 90 में से 1, और भाई 1 भी गंवा बैठा। कम से कम 1 बैठा रहता तो आवाज लेने वाला कोई तो होता उसका। वो असमंजस नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, सरकार तो बड़ी बनाई है। अब तो वोट आपने देना है कि हमने उस सरकार में साझेदार शामिल होना है या नहीं होना, इसलिए देना ना। तो बोलो आप सरकार में साझेदार होना चाहते हो या नहीं चाहते हो? हमारी बहनें माताएं बताएं, साझेदार सरकार में होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते? होना चाहते हैं ना। अब क्यों होना चाहते हैं? आखिर तो आपको अच्छा लग रहा होगा तभी होना चाहते हैं। 7 साल से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार चल रही है। कितने ही काम उन्होंने हमारे लिए किए। हर गरीब आदमी के घर पर, यानी उसके सिर पर छत हो, ये काम उन्होंने शुरू करा दिया है। हर एक रसोई में गैस सिलेंडर पहुंचना चाहिए, ये काम उन्होंने शुरू करा दिया है। मुझे लगता है कोई गांव की रसोई ऐसी नहीं होगी जिसमें गैस का सिलेंडर नहीं होगा, और नहीं हो तो अभी पर्ची ले आओ 48 घंटे के अंदर अंदर। हालांकि आचार संहिता है, लेकिन ये हमारी पहले की घोषणा है, नई नहीं है कि 48 घंटे के अंदर अंदर कोई भी पर्ची देगा उसके घर में गैस का चूल्हा पहुंचेगा। आज ही अधिकारियों को फोन हो जाएगा। और इस बार नई एक बात कि 1 नवंबर तक अगर किसी के घर में पानी का कनेक्शन नहीं है, आज ही बता दो, दिन सिर्फ 3 है, ये भी घोषणा पहले की है, नई नहीं है। 1 नवंबर तक सबके घर में नल, पानी का नल रसोई में ये पहुंचेगा। नहीं किसी के घर में हो तो बता दो। अभी कौन है जिसके घर में अब नल का पानी नहीं पहुंचा है कोई? एक भी नहीं है। सबके घरों में पानी का नल पहुंच गया, बिजली का कनेक्शन। और 5600 गांव हरियाणा के ऐसे हैं जो पहले कभी किसी राज्य में आज तक नहीं थे, जहां 24 घंटे बिजली जाती है। आपके गांव में 24 घंटे आती है कि नहीं आती है? आती है ना। 5 साल 7 साल पहले जब हमारी सरकार नहीं थी, आती थी क्या? नहीं आती थी। हर गांव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। और हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी पावर मिनिस्टर हैं, ये गांव-गांव में जाकर के ये बात करते हैं। हाँ, थोड़ी सख्ती भी करते हैं, चोरी नहीं करने देते किसी को। अभी 2 दिन में भी छापे मरवाए, 20-22 हजार लोग पकड़ लिए चोरी वाले। क्या 31,000 छापे मारे इन्होंने। तो हम चाहते हैं कि ठीक काम अगर कोई करेगा उसको पूरी सुविधाएं मिलेंगी।
केंद्र सरकार लगी हुई है, हरियाणा सरकार लगी हुई है। 7 साल में आपने पुराने आदमियों ने अनुभव किया होगा कि पहले जो सरकारें होती थी, लूट खसूट की सरकारें, दबंगई की सरकारें, भ्रष्टाचार की सरकारें, नौकरी के लिए भी अपने पिताजी को बाबू कहते थे, बाबू 1 किला बेच, पैसे दे, नौकरी खरीदूंगा। मां को कहते थे, मां अपनी टूम बेच दे, पैसे दे, नौकरी खरीदूंगा। अब कोई नौकरी खरीदनी पड़ती है? नहीं खरीदनी पड़ती ना। अच्छा, धौलपुलिया गांव में कितने लड़के इन 60 सालों में बिना पर्ची के, बिना खर्ची के लगे हैं? कोई हिसाब लगाया किसी ने? 55 लड़के एक गांव में, वो 70 कह रहे हैं। और नहीं तो चोरी चोरी, जो होशियार बालक थे उनको भी लगता था पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा, वो भी जाके पैसे ठोक के आते थे। अभी जो पुराने पुराने कर्मचारी है ना, मैं कई बार उनसे बंद कमरे में पूछ लेता, दमखम से नहीं कहते कि हम बिना पैसे के लगे थे, क्योंकि दलाल घूमते थे। हमने आने के बाद ये धौल कपड़िए, सॉरी, ये गांव का नाम क्या है? धौलपाड़िया। धौल कपड़िया तो नहीं है ना? धौल कपड़िए जो धौले कपड़े पहन के राजनीतिक नेताओं के आगे पीछे घूमते थे, दलाली करते थे, उनके सबके खुट्टी पर टंगवा दिए। कोई अब दलाली नहीं मांगेगा आके। हर किसी को सेवाएं घर बैठे मिलती हैं। आपके यहां कोई भी CHC गांव में होगी, अटल सेवा केंद्र, शहरों में, गांव में अंत्योदय केंद्र, कितने ही ऐसे कंप्यूटर लगा करके लोग अपने बैठा दिए। आप जाओ, अपना फॉर्म भरो, ऐसी चीजें मोबाइल के ऊपर भी आ जाती हैं। मोबाइल में आपने अपनी ऐप के ऊपर, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, कोई भी जरूरत होती है सेवा की, वो दे देते हैं। 580 सेवाएं ऐसी हैं जो ऑनलाइन हमें कर दी। और अब तो 1 नवंबर से जितनी सेवाएं हैं, जो सरकार से लाभ आपको लेना है, वो उस मोबाइल के पोर्टल पर मिलेगा। एक शर्त है कि आपको अपना फैमिली आईडी बनाना पड़ेगा। हमने हरियाणा के 65 लाख परिवारों की फैमिली आईडी बना दी है। आपने किस किस ने फैमिली आईडी बनवा ली अपनी? सबकी फैमिली आईडी बन गई है। हर एक परिवार का सारा हिसाब तो हमारे पास है। अब कभी आपको जाना पड़ेगा सरकारी दफ्तर में हर काम के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं देना। एक बार उसमें लिखा गया है, आपका फैमिली आईडी लिख देंगे, अपने आप उसे पता लग जाएगा ये इसकी जाति है, जाति प्रमाण पत्र ये हो गया। उसका जन्म यानी प्रमाण पत्र, जन्म की जो तिथि होती है, उसका प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार रिकॉर्ड होगा तो हमेशा हमेशा आखिर जो एक बार व्यक्ति का जन्म, आदमी का किसी का भी जन्म तिथि लिखी गई तो उसकी तो वही रहनी है सारी उम्र, बदलनी थोड़ी है। नहीं तो हर काम के लिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र लाओ, जाति प्रमाण पत्र लाओ। हाँ, आय प्रमाण पत्र, इनकम, ये हर बार अलग अलग होगी। और इसको अपने आप आकर के हम आंकलन करेंगे। सरकारी अधिकारी आएंगे, प्राइवेट लोग जमीन कर दे। और जो लोग 1 लाख रुपए नीचे के साल के आमदन के हैं, डिपार्टमेंट वाला सोचेगा दुकान है, आपको कोई दुकान करानी है, आपको कोई नौकरी करानी है, आपको कोई स्किल हुनर सिखा के आपका ऐसा जिसके कारण अपने आप अपना काम कर सकते हैं, आपको बैंक से लोन लेके देना है, आपकी दुकान बनवानी है, जो जिसके पास जितनी समझ है उसके हिसाब से उसका काम कराएंगे, ताकि हर परिवार 1,80,000 साल की आमदन के ऊपर आ जाए। इस काम में हम लग गए हैं, इस काम में लग गए हैं। कि अगर आप गोविंद कांडा को भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर जिता देते हैं तो हमारे जो 7 साल के काम हैं, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि अच्छे हैं, उसके ऊपर भी मोहर लग जाएगी। गोविंद कांडा विधायक बनेंगे, हमारे कामों पर मोहर लगेगी, हम भी सीना चौड़ा करके हर जगह कहेंगे कि हाँ, ऐलनाबाद के लोगों ने हमारे काम पर मोहर लगा दी है। और तीसरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके दबाव में हम हमेशा दहशत में रहते थे, उसको मिलने भी जाते थे, लोग बताते हैं कि हम पहले पूछते थे कि आज नेताजी का मूड कैसा है,
ऐसे मिलने के लिए लोग जाते थे, नजदीक भी नहीं लगने देते थे। और हमारा कैंडिडेट गोविंद, बीबा, सेवावृत्ति, भगवान से डरने वाला, हमें करके और तब हर काम के लिए बाहर निकलता है। भले ही साधन संपन्न है, लेकिन कोई गरूर नहीं है, कोई घमंड नहीं है। और एक तरफ इतना घमंड है कि आदमी को आदमी नहीं समझता, वो आदमी ऐसे आदमी के साथ मुकाबला है। अब सोचना आपने है कि एक पंथ कई काज, निर्भयता, निडरता, हमारे काम के ऊपर मोहर, और आपको सरकार में शामिल होने वाला एक विधायक, जब चाहो उसके बाद जाकर के हमारे पास संदेश भेज देना। आधी रात को जितने काम किए हैं उससे ज्यादा काम, डबल काम हम कराने वाले हैं। आपके कई गांव की डिमांड्स मेरे पास आई है अभी, क्योंकि आचार संहिता है, उनकी घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन वादा इतना करता हूं कि इस इलाके के किसी काम में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी जाएगी, कोई नहीं छोड़ी जाएगी। भले ही पूरे प्रदेश में बहुत दूर दराज इलाका ये है, फिर भी पानी की समस्या वो हमने कई जगह हल कर दी। सेम की समस्या वो हम करने में लगे हुए हैं। इस इलाके में रेतीला इलाका नहीं, तो आज से 30 साल पहले जब मैं इस इलाके में आया करता था, एक बड़ी मजाक की बात, आत्माराम के घर में गया, आज भी मैंने पूछा वो बात ठीक है कि गलत है, बताओ। कहने लगा ठीक है। हमको इस इलाके की भाषा आती नहीं थी, तो मैं आत्माराम के घर पहुंच गया। इनके पिताजी बाहर मिले, इन्हें जाते जाते कहा आत्माराम को, बाखड़ में माचो घालियो बैठा। अब बाखड़ माचो हमने कुछ नहीं सुना था। थोड़ी देर में इन्होंने मुझे बैठा दिया, चाय लेके आ गए, बिस्कुट लेके आ गए, चाय पी, और मुझे भी आखिर जाना था। 15-20 मिनट बाद मैंने कहा अच्छा भी मैं चलता हूं, कि ठीक है जी। मन में उत्सुकता थी, मैंने कहा भी कुछ बाखड़ माचो को अच्छी चीज खिलाते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे। वो मैंने कहा भाई बाखड़ कहाँ रह गया और माचो कहाँ रह गया? कहले जी हमारा आंगन ही ये तो बाखड़ है, जिस पर बैठे हो ये माचो है। तो यही था ना, तो आत्माराम हंसराज, हंसराज यही था ना, यही बात थी। चलो शाबाश। तो इसलिए निमला की ये घटना है, काशी का वास, निमला, धौलपालिया, ये सारे गांव मेरे उस समय के देखे। खैर बात लंबी ना करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सब लोग, खास करके थोड़ा जो गरीब समाज के लोग हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं खाना है, निडर होकर के इस इलाके में रहना है। और कोई आपको कभी भी कुछ कह जाए, संदेश भेज देना, 3 साल की गारंटी तो मेरी है। और आगे आप चाहोगे तो फिर आएंगे, ये आपके हाथ में है। आखिर जनता जनार्दन चुनाव के अंदर उसी के हाथ में सब होता है। लोकतंत्र में जिसको अच्छा लगे वही अपना चुनाव के अंदर उसी के हाथ में सब होता है। लोकतंत्र में जिसको अच्छा लगे वही अपना चुनो, अच्छा न लगे उसको दूर कर दो। निर्णय आपने करना है, अपील हमने करनी है। मैं पुनः अपील करता हूं कि हमारे गोविंद कांडा जो हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, कमल के निशान के ऊपर, जजपा और भाजपा दोनों मिलकर के गठबंधन के नाते, वैसे तो तीसरी पार्टी भी सपोर्ट कर रही है, हलोपा भी एक पार्टी है, गोपाल कांडा हलोपा से हैं, ये जजपा से हैं। घर घर में अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मिलके और सामंजस्य से, तालमेल से चलेंगे। यही बात आपसे कहनी है। आप सुबह से बैठे हैं, मैं आपसे माफी भी मांगता हूं, क्योंकि समय आपको सुबह 10 बजे 10:30 बजे दे दिया गया था, लेकिन बाद में कार्यक्रम में थोड़ा बदल हो गया। मेरे कुछ कार्यक्रम बीच में एलनाबाद के करके, और आज क्योंकि प्रचार का ये आखिरी दिन है, अब शाम को 5-6 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा, तो मेरी अपील आज के इस चुनाव में आपके माध्यम से, हमारे मीडिया मित्रों के माध्यम से, पूरे एलनाबाद के विधानसभा क्षेत्र के लोगों से है कि भारी मतों से गोविंद कांडा को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हरियाणा के कर्मशील और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के विचार सुने और उन्होंने जो अपील की है उस पर
हमें विश्वास है कि 7 साल से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार तो बड़ी बढ़ाई है। अब तो वोट आपने देना है कि हमने। तो ये आप सुन रहे थे सीएम मनोहर लाल को। ऐलनाबाद में उन्होंने चुनावी हुंकार भरी है। सीएम मनोहर लाल ने सभी को वहां पर संबोधित किया है। आपको बता दें कि ऐलनाबाद में 30 अक्टूबर को मतदान है। आज अंतिम दिन है। ऐसे में तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी है। साझेदार सरकार में होना चाहते कि नहीं होना चाहते? होना चाहते हैं ना। अब क्यों होना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं करना। आखिर तो आपको अच्छा लग रहा होगा तभी होना चाहते हैं। हाँ, चलिए हम रुक कर लेते हैं। बड़ी 7 साल से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार तो बड़ी बढ़ाई है। चलिए इसी बीच रुक कर लेते एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें सीधा मेवात से सामने आ रही है, जहां पर जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने बैठक का बहिष्कार किया है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। तो वही कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने मामले को खारिज करने की मांग रखी है। तो मेवात से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक रखी गई। इसमें कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया। तो वही पुलिस की कार्यशैली किया, उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। बनवारी लाल ने मामले को खारिज करने की मांग रखी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मेवात से, जहां पर जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने बैठक का बहिष्कार किया है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। बनवारी लाल ने मामले को खारिज करने की मांग रखी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मेवात से। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने बैठक का बहिष्कार किया है। पुलिस की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। बनवारी लाल ने मामले को खारिज करने की मांग रखी है। तो जिला लोक संपर्क कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने बैठक का बहिष्कार किया है। पुलिस की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो वही बनवारी लाल ने मामले को खारिज करने की मांग रखी है। तो मेवात से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने बैठक का बहिष्कार किया है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। बनवारी लाल ने मामले को खारिज करने की मांग रखी है। तो मेवात से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला लोक संपर्क कष्ट निवारण समिति की बैठक रखी गई। कांग्रेस विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया। पुलिस की कार्यशैली पर उन्होंने प्रश्न उठाए हैं। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने मामले को खारिज करने की मांग रखी है। तो मेवात से इस वक्त की बड़ी खबर, जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक रखी गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, मेवात में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, क्या कुछ खास रहा बैठक में?
लगता है अनिल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अनिल, मेवात से इस वक्त की बड़ी खबर, जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने बैठक का बहिष्कार किया है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। बनवारी लाल ने मामले को खारिज करने की मांग रखी है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल सरकार के 7 साल पूरे होने पर 7 उपलब्धियों का बखान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जहां सरकार 7 साल में किए गए कार्यों को जनता के बीच लेकर जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार के 7 साल पूरे होने पर करनाल लघु सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार के 7 साल 7 उपलब्धियों पर जोरदार हमला किया और 7 सवाल पूछे। कांग्रेस पार्टी के जिला संयोजक तरलोचन सिंह ने बताया कि देश प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, किसानों की दुर्दशा और क्राइम की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जबकि सरकार 7 साल पूरे होने पर जुमलाबाजी करने में लगी हुई है। वही सरकार के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का पुतला भी फूका। तो करनाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस ने किस तरह से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हाल ही में मनोहर लाल सरकार के 7 साल पूरे हुए हैं, जहां पर सरकार 7 उपलब्धियों का बखान कर रही है, जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को लेकर जा रही है। तो वही कांग्रेस ने सरकार से 7 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो कांग्रेस ने सरकार से 7 सवाल पूछे हैं। सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी का पुतला फूका गया है। इसी बीच रुक कर लेते एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, सीधा भवानी खेड़ा से सामने आ रही है, जहां पर किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त से भवानी खेड़ा तक आपसे पहुंचा रहे हैं। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सही ढंग से सफाई ना होने से धनाना माइनर टूट चुकी है। किसानों का कहना है कि माइनर की सफाई नहीं की जा रही है। इसकी वजह से लगातार 3 साल से माइनर टूट रही है। भवानी खेड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। सही ढंग से सफाई ना होने से धनाना माइनर टूट चुकी है। किसानों का यह आरोप है कि माइनर की सफाई नहीं की जा रही है। लगातार 3 सालों से माइनर टूट रही है। तो किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। भवानी खेड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सही ढंग से सफाई ना होने के चलते धनाना माइनर टूट गई। किसानों का ये कहना है कि माइनर की सफाई सही तरीके से नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से 3 सालों से लगातार ये माइनर टूटती आ रही है। भवानी खेड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों को नुकसान हुआ है, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सही ढंग से सफाई ना होने से धनाना माइनर टूट चुकी है। किसानों का आरोप है कि माइनर की सफाई सही तरीके से नहीं की जा रही है। लगातार 3 साल से माइनर टूट रही है। भवानी खेड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बढ़ते आगे। फरीदाबाद नगर निगम के बहुचर्चित लगभग 200 करोड़ के महाघोटाले के मामले में हाल ही में कमेटी का गठन फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने किया था, जिसमें डिप्टी मेयर, एक पार्षद और 3 अधिकारियों को कमेटी का सदस्य बनाया गया। आज इसी कमेटी की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि कमेटी की पहली बैठक में जो जांच रिपोर्ट दी गई थी उसे निरस्त किया जाएगा और नए सिरे से इस घोटाले की जांच शुरू की जाएगी। इसके अलावा जो भी अधिकारी समेत ठेकेदार इस मामले में शामिल है, उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए भी बुलाया जाएगा। हमारे कुछ पार्षद भाइयों ने इल्जाम लगाए थे कि घोटाला हुआ है, जिसमें बिना काम किए हुए पेमेंट कर दी गई थी एक पर्टिकुलर ठेकेदार को।
तो पहले एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट बिना कमेटी की जानकारी के भेज दी गई थी और कमेटी का काम बंद कर दिया गया था। लेकिन कमिश्नर यशपाल यादव जी ने एक नई कमेटी बनाई है, वो जितनी भी इंक्वायरी हुई थी और जो जवाब फाइल किया गया था उसको दोबारा रिव्यू करने के लिए। तो इस कमेटी की दूसरी बैठक आज हुई है, इसमें हमने कुछ अहम डिसीजंस लिए हैं। इसी बीच रुक कर लेते एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें सीधा भिवानी से आ रही है, जहां पर प्रशासन स्वच्छता सैनिक बनाएगा। विभिन्न सामाजिक संस्था इसमें हिस्सा लेगी। अभियान से संगठन के लोग भी जुड़ेंगे। सीटीएम ने सभी संगठनों की बैठक ली है। भिवानी को साफ रखने की बात कही गई है। तो भिवानी को साफ रखने की पहल में एक नया कदम उठाया गया है। प्रशासन अब स्वच्छता सैनिक बनाएगा। विभिन्न सामाजिक संस्थाएं इसमें हिस्सा लेगी। अभियान से संगठन के लोग भी जुड़ेंगे। बताते चले कि सीटीएम ने सभी संगठनों की बैठक ली है और भिवानी को साफ रखने की बात कही गई है। तो भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रशासन स्वच्छता सैनिक बनाएगा। विभिन्न सामाजिक संस्था इसमें हिस्सा लेगी। अभियान से संगठन के लोग भी जुड़ेंगे। सीटीएम ने सभी संगठनों की बैठक ली है। भिवानी को साफ रखने की बात कही गई है। तो प्रशासन स्वच्छता सैनिक बनाएगा। विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हिस्सा लेगी। अभियान से संगठन के लोग जुड़ेंगे। सीटीएम ने सभी संगठनों की बैठक ली है। भिवानी को साफ रखने की बात कही गई है। तो भिवानी को स्वच्छ बनाया जा सके, इसके लिए प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है। प्रशासन अब इसी कड़ी में स्वच्छता सैनिक बनाएगा। विभिन्न सामाजिक संस्थाएं इसमें हिस्सा लेगी। अभियान से संगठन के लोग भी जुड़ेंगे। तो वही सीटीएम ने सभी संगठनों की बैठक ली है। भिवानी को साफ रखने की बात कही जा रही है। तो भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भिवानी को साफ रखने की दिशा में एक नया कदम प्रशासन के द्वारा उठाया गया है। प्रशासन अब स्वच्छता सैनिक बनाएगा। विभिन्न सामाजिक संस्थाएं उसमें हिस्सा लेगी। अभियान से संगठन के लोग जुड़ेंगे। सीटीएम ने सभी संगठनों की बैठक ली है। भिवानी को साफ रखने की बात कही जा रही है। तो भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि भिवानी को साफ सुथरा बनाया जा सके। इसके लिए प्रशासन अब स्वच्छता सैनिक बनाएगा। विभिन्न सामाजिक संस्थाएं इसमें हिस्सा लेगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, भिवानी में प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि भिवानी को स्वच्छ रखा जाए। इसी कड़ी में प्रशासन ने स्वच्छता सैनिक बनाने का फैसला लिया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है दीपक? बिल्कुल, आपको बता दूं कि भिवानी जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, आपको बता दूं कि हालांकि जिस प्रकार से अभी फिलहाल जो है गंदगी से हटा हुआ है, लेकिन प्रशासन ने एक नई मुहिम चलाई है जिसके तहत स्वच्छता सैनिक बनाने का निर्णय लिया है। स्वच्छता सैनिक वो सैनिक होंगे जो कि खुद वॉलेंटियर जो है प्रशासन के साथ जुड़ेंगे। एक सामाजिक संस्थाओं की आज जो है बैठक भी सीटीएम महोदय ने आज ली थी। सीटीएम ने जिस प्रकार से बातचीत की, उनका कहना है कि स्वच्छता सैनिक बना करके ये देखा जा सकता है कि जहां गंदगी होगी वहां पर स्वच्छता सैनिक जो है प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात करके वहां सफाई व्यवस्था करवाएंगे। साथ ही लोगों को भी जागरूक करेंगे और जो लोग गंदगी वहां डालते हैं उन्हें भी समझाने का प्रयास किया जाएगा कि गंदगी वहां ना डालें, क्योंकि गंदगी से कई प्रकार की बीमारियां भी होती हैं और शहर की सुंदरता को भी ग्रहण लगता है। तो इसी को लेकर के एक बैठक आज आयोजित की गई थी, जिसमें कई सामाजिक संगठनों ने भाग भी लिया था और सामाजिक संगठनों ने कहा कि कल से वो इस कार्य में लग जाएंगे। हालांकि सोशल मीडिया का भी इसके अंदर प्रयोग किया जाएगा ताकि स्वच्छता को जो है पूर्ण रूप से जो है लागू किया जा सके। अगर प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में भिवानी ऐसा शहर होगा जिसमें भी पैदल चल करके भी देखा जा सकेगा कि पैदल चलने के बाद भी किसी को कोई पत्थर या कांटा नहीं लगेगा। शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। प्रशासन द्वारा 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में जनता दरबार आयोजित किया जाएगा। वही जनता दरबार में उपायुक्त RS ढिल्लों ने लोगों की समस्याएं वो सुनेंगे और मौके पर ही
उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी देंगे। एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने बताया कि अपनी समस्याएं रखने के लिए नागरिक सुबह 9 बजे लोक निर्माण विश्राम में पहुंचेंगे और अपनी समस्याओं का पंजीकरण करवाएंगे ताकि उनको क्रमबद्ध तरीके से डीसी के सामने रखा जा सके। उन्होंने आगे बताया कि जनता दरबार में समस्याएं सुनने के बाद डीसी विश्राम गृह में ही दोपहर के बाद अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें उपमंडल में चल रही विकास परियोजनाएं और सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। कल दिनांक 28/10/2021 को माननीय उपायुक्त महोदय भिवानी श्री आर एस ढिल्लों जी जनता दरबार का यहाँ आयोजन करेंगे। इसमें आमजन की समस्याओं को या संबंधित विभागों से जो भी उनकी शिकायत है उनको मौके पर ही सुना जाएगा और मौके पर ही उनका निपटान किया जाएगा और उसके बाद दोपहर बाद सभी संबंधित अधिकारियों की मीटिंग ली जाएगी। इसी बीच रुक कर लेते एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें सीधा पानीपत से सामने आ रही है, जहां पर एक चलती कार में आग लग गई। टोल प्लाजा पर चलती कार आग का गोला बन गई। पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। देखते ही देखते कार जल कर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। खबर ये आ रही है कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। तो पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर टोल प्लाजा पर चलती कार आग का गोला बन गई। देखते ही देखते कार मिनटों में जलकर राख हो गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची। गनीमत ये रही कि कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ है। तो पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टोल प्लाजा पर चलती कार आग का गोला बन गई, कार जलकर राख हो गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। गनीमत ये रही कि किसी को कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। तो पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टोल प्लाजा पर चलती कार में आग लग गई। कार में लपटों का तांडव उठने लगा। देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो टोल प्लाजा पर चलती कार आग का गोला बन गई। देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, पानीपत में टोल प्लाजा पर चलती कार में आग लग गई, किस वजह से आग लगी? ये देखिए, एक मिस्त्री के पास ये कार गई थी, जहां पर कार सर्विस के बाद जो मैकेनिक था वो टेस्ट ड्राइव के लिए इसको जीटी रोड पर लेके गया था। वहां से शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक से आग लग गई। ड्राइवर ने कूद कर जान बचा ली, लेकिन जो गाड़ी थी वो पूर्णतः से जलकर राख हो गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब तक पहुंची थी तो गाड़ी पूर्णतः से जलकर राख हो चुकी। प्रवीण, ये कार कहां पर जा रही थी और कार में कितने लोग सवार थे? जी देखिए, बरसत रोड पर मैकेनिक के पास ये गाड़ी सर्विस के लिए आई थी, जहां पर सर्विस के बाद मैकेनिक इसको टेस्ट ड्राइव के लिए जीटी रोड पर लेकर गया था। इसमें अकेला मैकेनिक ही सवार था। तो अचानक से जो टोल प्लाजा के पास शॉर्ट सर्किट हुआ और अचानक से चिंगारी निकली। तो जब मैकेनिक उसे देखने के लिए बाहर निकला तो अचानक से गाड़ी में आग लग गई और पूर्णतः से जलकर गाड़ी खाक हो चुकी है। शुक्रिया प्रवीण, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टोल प्लाजा पर चलती कार आग का गोला बन गई। देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। चलिए, फिलहाल के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।